brought to you by Biz Analyst. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। नेता नगरी के एक और सत्र में आपका स्वागत है। इस सत्र में बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में। उद्धव ठाकरे को गुस्सा क्यों आता है? देवेंद्र फडणवीस इतने क्यों चहक रहे हैं? केंद्रीय एजेंसियां कैसे प्लेयर बन रही हैं? शरद पवार की क्या रणनीति है? और सबसे बड़ा सवाल कि सरकार की सेहत कैसी है? इस बातचीत में मेरे साथ जुड़ेंगे महाराष्ट्र से दो वरिष्ठ पत्रकार सुधीर सूर्यवंशी जी और साहिल जोशी जी। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सुधीर जी न्यू इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े हुए हैं और साहिल जोशी जी इंडिया टुडे ग्रुप से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो हमको यही बता दीजिए कि ऐसा तो हमने बहुत रेयर सुना है कि मुख्यमंत्री कैबिनेट की मीटिंग ले रहे हों और सहयोगी दलों के मंत्री उठ के चले जाएं कि साहब हमारा सवाल लगा हुआ है और हमको यहाँ जाना है वहाँ जाना है। ऐसा कुछ हो रहा है क्या आजकल महाराष्ट्र में? साहिल जी, जब असेंबली का सेशन चल रहा होता है तो ये चीजें तो आम रहती है कि अगर सेशन के दौरान अगर कैबिनेट की बैठक चल रही है और अगर किसी मंत्री का सवाल लगे तो उसको जाना पड़ता है। हाँ, लेकिन एक बात तो जरूर है कि कोई भी कोalition की सरकार होती है तो उसमें चीफ मिनिस्टर का जो व्हिप है वो थोड़ा सा धीमे ही चलता है। मतलब उनको ख्याल रखना पड़ता है कि बाकी जो दल है उसके जो नेता है या मंत्री है वो भी भले वो मंत्री है लेकिन उनका कद कुछ कम नहीं है। ये बात उनको ख्याल रखनी पड़ती है। थोड़ा सा समझ कर ही काम चलाना पड़ता है। लेकिन एक बात जो तुमने कही कि खास करके महाराष्ट्र सरकार की सेहत किस तरीके से है, तो मेरे ख्याल से तो सेहत जिस तरीके से कोविड की रही, देश की सेहत रही, उसी तरीके से महाराष्ट्र सरकार की भी सेहत रही पिछले 2 साल में। उसके बाद खुद मुख्यमंत्री 2 महीने तक उनकी सर्जरी हुई थी, इसके लिए वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। तो इसके लिए जैसी मुख्यमंत्री की सेहत रही उसी तरीके से महाराष्ट्र सरकार की सेहत रही। और उसके साथ में अगर हम देखें तो महाराष्ट्र में विपक्ष इतना तगड़ा है और देवेंद्र फडणवीस जैसे नेता विपक्ष है। तब मैं कई बार कहता हूं कि जैसे मुथैया मुरलीधरन के पास एक दूसरा होता था हमेशा, जिसे वो फेंकते थे और वो 6 बॉल अगर एक ओवर में डाल रहे हैं तो कोई एक गेंद उनकी दूसरा आती थी और वो दूसरा समझने में बड़ी दिक्कत हो जाती थी। इसके लिए मतलब बैट्समैन को भी तैयार रहना पड़ता था और जो विकेट कीपर है उसको भी तैयार रहना पड़ता था दूसरे के लिए। तो देवेंद्र फडणवीस जो है ना, मैंने देखा है कि हर साल एक कोई दूसरा डाल देते हैं और उसके चक्कर में सरकार की मुश्किलें बहुत बढ़ना शुरू हो जाती है। जैसे पिछले साल जब बजट का सेशन हुआ था तब उन्होंने वो अनिल देशमुख वाला दूसरा डाला था जिसमें उन्होंने अंटिलिया बॉम्ब स्केयर वाला जो पूरा मामला है उसमें उन्होंने मनसुख हिरेन और सचिन वाजे के रिश्ते ढूंढ के निकाले थे। और उसके बाद लगातार हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक मंत्री ईडी के चपेट में आना शुरू हो गया। खुद अनिल देशमुख गिरफ्तार हो गए और अब ये सिलसिला रुक ही नहीं रहा है। और अब ये सिलसिला यहाँ तक जाकर मतलब पहुंच गया है जहां पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर पर जाकर ये पहुंच गया है। जैसे 2 हफ्ते पहले मुख्यमंत्री के ब्रदर इन लॉ श्रीधर पाटणकर, उनसे जुड़ी संपत्ति ईडी ने जब्त की है और पहली बार हमने देखा कि ईडी के प्रेस रिलीज में उनका सीधे सीधे नाम लिखा गया है कि श्रीधर माधव पाटणकर के 11 फ्लैट्स, उनसे जुड़े हुए 11 फ्लैट्स इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जब्त कर रही है। यानी बीजेपी महाराष्ट्र की राजनीति में इस बार डिसरप्टर के तौर पर उभरना चाहती है। जैसे नॉर्मली कोई भी राजनीति में अगर हम देखें तो विपक्ष और सरकारी पक्ष में जो चुनिंदा ऊपर के नेता होते थे उनकी आपस में मिलीभगत नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती थी कि एक रूल होता था, अनरिटन रूल होता था कि हम एक दूसरे को व्यक्तिगत तौर पर अटैक नहीं करेंगे, परिवार तक नहीं पहुंचेंगे और उससे दोनों की बातें चल जाती थी। नेता विपक्ष की भी बात चल जाती थी, मुख्यमंत्री की भी बात चल जाती थी, सारी चीजें चल जाती थी। इस बार बीजेपी किसी भी तरीके के समझौते के मूड में नहीं है और 2 साल उन्होंने इंतजार करके देख लिया। पहले साल में ऐसा लग रहा था कि शायद एनसीपी नाराज होकर वापस आ जाए। उसके 6 महीने के बाद ऐसा ये इस तरीके का माहौल बनाया गया कि हो सकता है कि शिवसेना वापस आ जाए। उद्धव ठाकरे जब जाके मोदी जी से मिले थे उसके बाद वो चर्चाएं काफी जोरदार शुरू हो गई थी। लेकिन अब 2.5 साल के बाद उनको समझ में आ गया है कि कोई वापस नहीं आने वाला। अब वो अपने बलबूते पर है और उन्हें दूर रखने के लिए तीनों लोग पूरी तरीके से कोशिश करते रहेंगे। ऐसे में उनके सामने एक ही चीज बची है कि अब डिसरप्टर बने, कोई किसी के साथ रिश्ते, अच्छे रिश्ते
बाकी जो अनरिटन रूल्स हैं वो सारी चीजें फॉलो करने का अभी कोई मतलब नहीं रह गया है। अब जितना हो सके इस सरकार को बदनाम करें, जितना हो सके इस सरकार के नेता मंत्री, सरकार चलाने वाले लोग, इनको टारगेट किया जाए कि कल अगर चुनाव का मौका है, भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी तैयार होती है तो उसका पूरा फायदा उठाने के लिए बीजेपी तैयार रहे, उसकी कोशिश चल रही है। तो एक तरफ दूसरा भी डाल रहे हैं और दूसरी तरफ डिसरप्टर के तौर पर भी बीजेपी पूरी तरीके से उभर रही है। तो ये एक नई राजनीति हमको यहाँ पर देखने मिलेगी। सुधीर जी, आपके पास आएंगे इंट्रोडक्टरी रिमार्क के लिए, और खास तौर पर देवेंद्र फडणवीस जिस तरह से एग्रेसिवली लगातार उद्धव ठाकरे सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं उसके लिए भी मेरे हाथ में इंडिया टुडे मैगजीन का लेटेस्ट इशू है। इसके कवर पर भी एक महाराष्ट्र कनेक्शन है, आलिया भट्ट इस बार कवर पे हैं। भीतर हमारे सहयोगी किरण दी तारे की महाराष्ट्र की राजनीति पर एक रपट है और उसमें भी जिक्र है कि कैसे उद्धव ठाकरे अपने मंत्रियों से कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल की सब फाइलें खंगालो, देखो क्या मामला निकलता है। खास तौर पर मुंबई मेट्रो की लागत में जो बढ़ोतरी हुई, आपके पास क्या जानकारी है और क्या है आपका इंट्रोडक्टरी रिमार्क महाराष्ट्र की करंट पॉलिटिकल सिनेरियो को लेके? सौरभ जी, आप देखें जैसे उद्धव ठाकरे ने जो स्पीच दिया था अभी असेंबली जो सेशन हुआ जी, उस सेशन में उन्होंने उनके ठाकरे स्टाइल में देवेंद्र फडणवीस ने अपने एज अपोजिशन लीडर पूरा सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी तैयारी की थी और घेरा भी था। लेकिन जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने उसको जवाब दिया था अपनी शैली में, कहा था कि आपको पावर चाहिए तो मुझे अरेस्ट कर लो, लेकिन मेरे फैमिली और जो शिवसैनिक है जिन्होंने 1993 के जो ब्लास्ट हुए थे उनमें जो हिंदुओं को बचाया था, वो शिवसैनिक को टारगेट मत कीजिए। एक इमोशनल अपील करके एक बड़ा दाव खेल के उन्होंने वो सेशन का स्पीच उन्होंने किया था। उसमें काफी बातें उभर के आई थी, जैसे आपने अभी अपना इंडिया टुडे का जिक्र किया, उसमें तो 10,000 कोटी जो बड़े थे मेट्रो के लाइन का प्रोजेक्ट में, मेट्रो 3 प्रोजेक्ट 3 फेज 3 हाँ फेज 3 उनमें बताया था कि उसमें कुछ गलत चीज है तो उनको ढूंढ निकालो। तो एक इंडिकेशन दिया था उद्धव ठाकरे ने अपने स्पीच से, आप लोग जो ईडी की तरफ से, सीबीआई की तरफ से, और जो नारकोटिक अभी महीने से बंद हो गई है, मुझे लगता है उनकी शाखा बंद होगी पता नहीं, लेकिन वो शांत हो गई है। लेकिन ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जिस तरीके से अटैक कर रही है, केसेस फाइल कर रही है, रेड कर रही है, उसी हिसाब से उद्धव ठाकरे भी चाहते हैं कि अपनी महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र का होम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, वो भी उस तरीके से जो बीजेपी के लोगों के जो फाइलिंग है, जो स्कैम्स है, वो भी उजागर करे, उनके एक्शन ले। तो जैसे आप लेकिन वो मुख्यमंत्री तो चाह रहे हैं एक्शन ले, लेकिन जिन सहयोगी दलों के पास ये पोर्टफोलियो है वो तो सहयोग नहीं कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि इस बहाने उद्धव ठाकरे हमारे मंत्रालय में घुसपैठ कर रहे हैं। ये आपकी बात बराबर है। जैसे शिवसेना जो जानी जाती है स्ट्रीट फाइट के लिए, किसी ने एक थप्पड़ मार तो शिवसेना तो गांधीवादी जैसे कि और कांग्रेस जैसे नहीं कि रुकेंगे, बाद में ठंडा होके खाएंगे और बाद में रिएक्ट होंगे। शिवसेना एक ऐसी पार्टी है जो इमीडिएट रिएक्शन चाहती है और इमीडिएट रिएक्शन में वो सेटिस्फाई मानती है। इसलिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के सब चीजें हो रही है सेंटर की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, बट यहां से जितना जो चाहिए स्ट्रॉन्ग रिएक्शन वो नहीं हो रहा है। इसकी वजह से नाराजगी शिवसेना में बढ़ रही है, लेकिन वो नाराजगी कितनी बढ़ेगी ये देखने की बात होगी। लेकिन उस नाराजगी की लेकर ही आज होम मिनिस्टर महाराष्ट्र के दिलीप वलसे पाटिल, महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे उनको मिले। लेकिन मुझे लगता है कि एनसीपी में भी होम मिनिस्टर ऐसा डिपार्टमेंट है कि उसको चलाना कोई आसान काम नहीं। आर पाटिल ऐसे एक शख्स थे जो कॉमन मैन का चेहरा उनको बोलते थे महाराष्ट्र में, उन्होंने उसको सही तरीके से, सही ढंग से उनको चलाया था। लेकिन जब उन्होंने अपना एक बयान था कि छोटे छोटे बड़े बड़े शहरों को जो उन्होंने एक लफ्ज यूज कर दिया था, उसके ऊपर उनको रिजाइन देना पड़ा था। इसलिए एनसीपी होम जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है उसके यूज करके पूरा महाराष्ट्र के ऊपर कंट्रोल कर सकती है। महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, अंदरूनी बातें वो पता कर सकते हैं। जैसे जो पुलिस का कुछ खुफिया जो विभाग है, उस विभाग के थ्रू उतनी भी अनबन हो, उतने भी डिफरेंसेस बढ़े, लेकिन एनसीपी कुछ होम मिनिस्ट्री छोड़ने वाली नहीं है, वो उनके पास रखेगी। प्रॉब्लम ऐसा कि अभी ये गवर्नमेंट के सामने सबसे बड़ा जो विरोधी पक्ष है, जैसे साहिल ने बात किया, बीजेपी इज सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी। जैसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी में सबसे बड़ा अपोजिशन भी 105 विधायक उनके साथ में है, और स्मार्ट जैसे विरोधी पक्ष नेता है देवेंद्र फडणवीस है,
वो नई नई तरीके से, जैसे कुछ नए टेक्निक है, अभी जो पेन ड्राइव वार वो चला रहे थे ये सेशन में, हर तरफ से वो नया टेक्निक लाते हैं, हर तरीके से वो सरकार को घेर लेते हैं। इनमें 3 पार्टी की सरकार के होने की वजह से उनमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन न होने की वजह से ये लोग काफी कंफ्यूज हो जाते हैं और इनको पता नहीं चलता इनको कैसे टैकल किया जाए। इसलिए सरकार अभी 2 साल का जो कोविड पीरियड था, पहला हनीमून पीरियड था, फिर बाद में कोविड पीरियड आया, तो इसलिए सरकार के ऊपर ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं था और लोग चाहते थे कि ठीक है अभी सरकार बनी है, उनको टाइम देना चाहिए। लेकिन सरकार का अभी जो भी कुछ पीरियड था वो अभी मेरे ख्याल से वो खत्म हो चुका है। अभी सरकार को परफॉर्मेंस करना है। सरकार को 2 चीज पे परफॉर्म करना है, एक तो बीजेपी को टैकल करना है, ये पहली इंपॉर्टेंट बात, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो लोग हैं जिन्होंने जो उनको चुन के दिया है उनको भी सेटिस्फाई करना है। इसलिए जो ग्राउंड पे अनरेस्ट है वो भी बनना नहीं चाहिए, नहीं तो सरकार चलेगी 5 साल के बाद में वो सरकार जा भी सकती है। ऐसी सिचुएशन महाराष्ट्र में है, लेकिन ये चीज कैसे वो टैकल करते हैं वो देखने वाली चीज है। साहिल जी, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, गजानन कीर्तिकर के बयान के हवाले से बोल रहे हैं मुख्यमंत्री शिवसेना का है पर सरकार एनसीपी चला रही है, और फिर कई और लोग भी कहते हैं कि इसीलिए उद्धव ठाकरे को दौड़ा छूटी शरद पवार के दरबार में हाजिरी लगानी पड़ती है, कभी फायर फाइटिंग के लिए, कभी सलाह मशवरे के नाम पर, कभी परमिशन के नाम पर। क्या है महाराष्ट्र का सच? एनसीपी चला रही सरकार? देखो, ऐसा है कि महाराष्ट्र में जितने मतलब जो सरकार का फेस बन सकते हैं ऐसे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी एनसीपी के पास है। जैसे होम डिपार्टमेंट हो, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, या जल संधारण, या फिर जैसे इरिगेशन डिपार्टमेंट कहते हैं वो डिपार्टमेंट हो, ये डिपार्टमेंट्स एनसीपी के पास है। और ये सिस्टम किसने शुरू किया है? ये सिस्टम शुरू किया है प्रमोद महाजन ने। ये सिस्टम शुरू किया है। शिवसेना बीजेपी की सरकार बनने के बाद जब पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन तय किया गया था, वही पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन का रूल जो है वो उसके बाद भी चलता रहा। ये पहली बार हुआ कि जब 3 पार्टी की सरकार बनी, लेकिन अमूमन ये तय हुआ कि जिसका मुख्यमंत्री बनेगा उसके पास होम डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट और जल संधारण ये पोर्टफोलियोज नहीं आएंगे। आप उसको उसमें ग्राम विकास भी जोड़ सकते हैं कि जो किसी भी सरकार के फेस के तौर पर उभर के आए, या उस डिपार्टमेंट में जो होता है आमतौर पर उससे सरकार को पहचान मिलती है। वो डिपार्टमेंट उस पार्टी के पास नहीं जाएंगे जिसका चीफ मिनिस्टर बनेगा। और ये शिवसेना बीजेपी की सरकार में फॉलो हुआ। उसके बाद कांग्रेस एनसीपी की सरकार बनी, उसमें भी ये चीज फॉलो हुई। सिर्फ देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनी, उसमें ये चीज फॉलो नहीं हुई, क्योंकि तब मामला बदल गया था और भारतीय जनता पार्टी एक तगड़ी पार्टी के तौर पर उभरी थी। 123 सीटें उनको मिली थी और शिवसेना की मजबूरी थी कहीं ना कहीं की सरकार में शामिल होना। बीजेपी की भी मजबूरी थी, लेकिन शिवसेना की ज्यादा मजबूरी थी। इसके लिए पुराना पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन लागू नहीं हुआ, जो इस बार लागू है। ये एक सबसे अहम बात इस पे दिखाई देती है। हाँ, बात रही मैं एक्चुअली 2 चीजों पर बात करना चाहूंगा। एक तो जो सवाल आप पूछा है गजानन कीर्तिकर के बारे में, कीर्तिकर अकेले नेता नहीं है शिवसेना की जो इस तरीके से बात किया है। गजानन कीर्तिकर हो, अनंत गीते जो सरकार में मंत्री थे, पिछले सरकार में जो मोदी सरकार में हेवी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर थे, जी, उन्होंने भी एग्जैक्टली यही बात कही थी। उसके बाद शिवसेना के एक नेता है तानाजी सावंत, जो पिछले सरकार में मंत्री थे और इस सरकार में मंत्री बनने की कोशिश कर रहे थे, जो नहीं बन पाए, उन्होंने भी इसी तरीके से बात कही है। तो ये जो बातें हैं जो शिवसेना के नेताओं से बाहर निकल रही है, वो इसलिए भी बाहर निकल रही है क्योंकि अगर आप डेमोग्राफी देखें तो आमतौर पर और इसके लिए भी कहीं ना कहीं सीट डिस्ट्रीब्यूशन ही इंपॉर्टेंट है। जब प्रमोद महाजन ने शिवसेना बीजेपी के बीच सीटों का बंटवारा किया था गठबंधन करने के वक्त विधानसभा की सीटों में, तब उन्होंने क्या किया था कि ऐसी सीटें शिवसेना के पास ज्यादा गई थी जो पश्चिम महाराष्ट्र से आती हो, जो कोंकण से आती हो, जहां पर शिवसेना का दबदबा है ही और उसके साथ साथ बीजेपी का कोई भी वहां पर वजूद नहीं था। ऐसी जगह ऐसी सीटें शिवसेना के पास गई, और जो सीटें शिवसेना के पास गई वहीं पर 1999 के बाद राष्ट्रवादी की ताकत दिखाई दी। जैसे वेस्टर्न महाराष्ट्र, कोंकण, ये सारे जो इलाके हैं, यहाँ पर शिवसेना और राष्ट्रवादी आपस में लड़कर ही एक दूसरे के लोगों को हराते या जिताते हैं। ठीक है, तो शिवसेना के कुल विधायकों में से करीब 50% विधायक ऐसे हैं कि जो एनसीपी के खिलाफ लड़कर जीत कर आए हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि उसकी वजह से नीचे के तौर पर, यानी जो
एकदम हम सतह पर अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा इस तरीके के एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप दिखाई देंगे। दूसरी बात यह है कि शिवसेना एज अ पार्टी सत्ता में आ गई, मुख्यमंत्री भी बन गया जी, लेकिन शिवसेना के लोगों को सत्ता निभाना आता नहीं है। बहुत बड़ी पैमाने पर बहुत सारा वक्त उन्होंने विपक्ष में बिताया हुआ है और शिवसेना के कैडर को सत्ता में आने के बाद जो उम्मीद थी कि वो एक सत्ताधारी पार्टी के रूप में उनको मौका मिलेगा अपने अपने इलाकों में, वो उस तरीके से नहीं हो पाया। और उसका कारण सिंपल है, जो मैंने उसका कारण दिया कि होम डिपार्टमेंट उनके पास नहीं, फाइनेंस डिपार्टमेंट उनके पास नहीं, जो बंटवारा है उसके हिसाब से, तो उसके वजह से वो कभी कभी गुबार जो है वो निकल कर बाहर आ जाता है। तीसरी बात उसमें ये भी है कि जो सारे लोग जो बात कर रहे हैं, जैसे गजानन कीर्तिकर, उन्हें अब अगली बार टिकट नहीं मिलने वाला, अनंत गीते, उन्हें भी अभी अगली बार टिकट नहीं मिलने वाला, तानाजी सावंत वो शायद बीजेपी में जा सकते हैं, इस तरीके की बातें हैं। तो एक ऐसा वर्ग है शिवसेना में जो कांग्रेस एनसीपी के साथ कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि आगे जाकर उन्हें मालूम है कि उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी अगर वो कांग्रेस एनसीपी के साथ बने रहेंगे, तो उनकी राजनीति बीजेपी के साथ जाने से ही चल सकती है। तो वो एक नाराज वर्ग शिवसेना में बार बार उभर कर सामने। साहिल जी, क्या आप ये संकेत कर रहे हैं कि शिवसेना में आगे चलकर एक इस तरह की टूट दिख सकती है हमें, क्रमिक या एक साथ, कि चूंकि आपने कहा कि पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट का मामला है एनसीपी और कांग्रेस के साथ? होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि क्या है कि अगर कल ये तीनों पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने की कोशिश करती हैं, तो ऐसी सूरत में शिवसेना के कई लोग जिनको टिकट नहीं मिल पाएगा, अब जैसे मसलन अभी कोल्हापुर में एक उपचुनाव होने जा रहा है, वहां पर कांग्रेस का विधायक जीता था, उसकी मौत हो गई, उसके जगह पर उपचुनाव हो रहा है। हालांकि ये जो सीट है, ये पिछली बार बीजेपी ने शिवसेना का साथ ठीक से नहीं दिया, उसके वजह से शिवसेना हार गई थी। अदरवाइज ये जो सीट है ये हमेशा से शिवसेना के साथ रही है। अब वहां के शिवसेना के लोगों का कहना है कि अब तो अगर कांग्रेस को हमने समर्थन दे दिया तो हमारे हाथ से हमेशा के लिए सीट निकल जाएगी। अब वो लोग वहां पर गुस्सा है, खफा है, लेकिन गठबंधन का धर्म क्या कहता है कि भाई जिसका विधायक गुजर चुका है उसी पार्टी को टिकट मिलेगा तीनों पार्टियों में, इसके वजह से कांग्रेस वहां से चुनाव लड़ रही है। तो इस तरीके के जो इश्यूज हैं वो इस गठबंधन में आते रहेंगे और आमतौर पर हर किसी गठबंधन में आते हैं। अब उसको टैकल वो कैसे करते हैं, ये सबसे बड़ी बात होगी। जैसे बीजेपी ने अपने कैडर को इसके लिए तैयार करना शुरू किया है कि बस अब शिवसेना के खिलाफ लड़ना है, अब शिवसेना अपना दुश्मन है, शिवसेना के साथ 25 साल जो भी अपने रिश्ते थे अब उसको भूल जाइए। वही बात शिवसेना के नेता अपने कैडर को, अपने नेताओं को समझाने में पूरी तरीके से सफल हुई है ऐसा मुझे लगता नहीं है। अभी भी जैसे पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग नाम की एक चीज होती है जो नेता को अपने कार्यकर्ताओं को या अपने कैडर को देनी पड़ती है कि भाई हम कांग्रेस एनसीपी के साथ क्यों जा रहे हैं, जो आमतौर पर बीएसपी में बखूबी होता है। बीएसपी में वोट ट्रांसफर हो या उनके नेताओं को यह समझाना नहीं पड़ता है कि हम किसके साथ क्या गठबंधन कर रहे हैं, इसके लिए बीएसपी तमाम तरीके की पार्टियों के साथ गठबंधन कर लेती है, फिर भी उनका वोट शेयर नेतागण सारे इंटैक्ट रहते हैं। लेकिन शिवसेना में वैसा नहीं है। शिवसेना को ये अलग से एफर्ट लेना होगा ये समझाने के लिए कि हम कांग्रेस के साथ रिश्ते क्यों जुड़े हुए हैं और बीजेपी ही हमारा असली दुश्मन है, ये समझाने में थोड़ी दिक्कतें उनको अभी भी आ रही है। मुझे लगता है कि जब तक उससे वो उबर नहीं पाते तब तक ये दिक्कतें उनकी चलती रहेगी। और तीसरी आखिरी बात जिसका जिक्र सुधीर ने किया था कि एक्शन क्यों नहीं हो रहा है, अब उसका कारण दरअसल बड़ा टेक्निकल है और सिंपल भी है। वैसे देखा जाए तो ऐसा है कि इसके बारे में एक मीटिंग हुई थी उद्धव ठाकरे के घर, और इसकी शुरुआत जो हुई थी वो संजय राउत ने की थी। संजय राउत के करीबी प्रवीण राउत की गिरफ्तारी हुई, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनकी गिरफ्तारी की। उसके बाद संजय राउत की पत्नी को पूछताछ के लिए बुलाया और उसके बाद संजय राउत को ये लगने लगा था कि अब वक्त आएगा कि शायद उनको भी बुलाया जा सकता है। और आमतौर पर ये शुरू होता है कि ट्विटर पर किरीट सोमैया ट्वीट करते हैं, एक नीरज गुंडे नाम के शख्स हैं वो ट्वीट करते हैं, उसके बाद कार्रवाई धीरे धीरे शुरू हो जाती है। तो उसकी एक सुगबुगाहट कहीं ना कहीं संजय राउत को भी आ गई थी। तो संजय राउत ने सीधा हल्ला बोल दिया और कहा कि हमें भी ईडी के खिलाफ या बीजेपी के नेताओं के खिलाफ एक्शन लेना शुरू करना चाहिए। और नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद ये जो एक्शन लेने के लिए जो दबाव है वो धीरे धीरे और बढ़ने लग गया कि देखिए नवाब मलिक ने आरोप लगाया देवेंद्र फडणवीस की पत्नी पर, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, नवाब मलिक पर जो आरोप लगाए 3 महीने के भीतर नवाब मलिक ईडी के कस्टडी में चले गए थे, उनकी गिरफ्तारी हो गई वही आरोपों पर जो देवेंद्र फडणवीस ने नवंबर में। और नवाब मलिक की अभी तक मंत्री पद नहीं गया ना, वो अभी भी मंत्री हैं और जेल में हैं।
हाँ, वो मंत्री है, विदाउट पोर्टफोलियो मंत्री है, लेकिन जेल में है, क्योंकि सरकार ने तय किया है कि किसी भी हालत में उनकी हम इस्तीफा नहीं लेंगे। उनको जिस आरोपों में गिरफ्तार किया गया है वो झूठे आरोप, तो उसको लेकर संजय राउत ने बड़ा हल्ला किया। माना जाता है कि संजय राउत ने मुख्यमंत्री को कहा कि देखिए, होम डिपार्टमेंट को कहिए कि अब बीजेपी के नेताओं के खिलाफ एक्शन लेना शुरू करिए। उसके बारे में मीटिंग हुई। अब इसमें दिक्कत यह है कि जो एक्शन शिवसेना या राष्ट्रवादी के नेताओं के खिलाफ हुई है, वो एक्शन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत हुई है। और पीएमएलए में, भले पीएमएलए के तहत आपको ज्यादा से ज्यादा 7 साल की सजा मिलती है, लेकिन फिर भी पीएमएलए में जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, उनकी पावर जो है वो बहुत ज्यादा है। मतलब आईपीसी और सीआरपीसी के जो सेक्शंस है, उससे कई ज्यादा पावर पीएमएलए के तहत आपको मिलती है। उसमें 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, पीएमएलए के तहत आप अगर किसी जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, वो अगर किसी का स्टेटमेंट लेता है, वो स्टेटमेंट अधिकारी के सामने दिया हुआ स्टेटमेंट एविडेंस के तौर पर एक्सेप्ट किया जाता है। जो एक जमाने में टाड़ा में, आप याद होगा सौरभ, कि टाड़ा में वो एक्सेप्ट किया जाता था कि आपने डीसीपी लेवल के अधिकारी के सामने अगर स्टेटमेंट दिया है, तो वो स्टेटमेंट अदालत में सबूत के तौर पर एक्सेप्ट होता है। साहिल जी याद तो कैसे होगा, स्कूल में पढ़ता था पर मैगजीन में जरूर पढ़ा था। नहीं, मैंने भी वो पढ़ा था, लेकिन जब मैंने 2007 में वो ट्रायल पूरा कवर किया, उसकी वजह से मुझे वो थोड़ा ज्यादा, बस उसी बरस मैंने पत्रकारिता शुरू की थी 2007 में। करेक्ट जी। तो बेसिकली उसकी वजह से पीएमएलए का कानून बड़ा ताकतवर है, और इसकी वजह से ईडी की गिरफ्तारी जब होती है, तब उस मामले में बेल मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि प्राइमा फेसी आपके पास ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो अदालत मान लेता है कि आपके खिलाफ सबूत है, किसी आरोपी के खिलाफ सबूत है, और ऐसे में अदालत कहता है कि प्राइमा फेसी तो केस दिख रहा है, इसके लिए हम बेल नहीं दे सकते। तो इस तरीके का ताकत होने की वजह से पीएमएलए में कार्रवाई हो सकती है, लेकिन वो आईपीसी में नहीं। तो ये बात कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को समझाने की कोशिश हुई, खुद शरद पवार ने की, कि आप पुलिस से वो उम्मीद मत करिए कि जो ईडी कर पा रही है वो पुलिस नहीं कर पाएगी। इसीलिए अगर हम देखें तो जो मामला सीबीआई के पास गया हुआ है, उसमें कई बार सीबीआई गिरफ्तारी नहीं करती है, लेकिन वो मामले में ईडी इन्वेस्टिगेशन करके, गिरफ्तारी करके चार्जशीट भी फाइल कर देती है, और सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन चल रहा होता है। जैसे अनिल देशमुख पे हम देख रहे हैं कि अनिल देशमुख केस में एफआईआर तो किया सीबीआई ने, उसके बाद ईडी ने वो प्रेडिकेट ऑफेंस के तौर पर लिया, और उसके बाद गिरफ्तारी भी हुई अनिल देशमुख की। अनिल देशमुख पर चार्जशीट भी फाइल हो गई, और सीबीआई अब जाकर अनिल देशमुख को पूछताछ के लिए अपने कस्टडी में ले रही है। तो ये बात कहीं ना कहीं समझाएगी। और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं होने का जो सबसे बड़ा नुकसान है ना, वो शिवसेना को हो रहा है, कि उनको लगता है कि पुलिस है, हम कार्रवाई कर लेंगे। इसीलिए हम देखते हैं कि कभी नारायण राणे के घर को बीएमसी नोटिस भेज देती है कि थोड़ा कार्रवाई कर देंगे। अब ये सारी, देखिए, रूल्स ऑफ द गेम चेंज हो गए पूरी तरीके से। जैसे मैंने कहा कि बीजेपी अब डिस्ट्रप्टर हो गई है जी। अमरावती में नवनीत राणा ने शिकायत करने पर महाराष्ट्र के अमरावती डिस्ट्रिक्ट के जो पुलिस कमिश्नर है, उनको प्रिविलेज कमेटी ने लोकसभा में बुलाया हुआ है। ये आज तक इस तरीके से कभी हुआ नहीं था। तो अब आप अलग तरीके की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप इस तरीके से पुलिस को बोल के भाई इसको गिरफ्तार करो, उसको उठा लो, उस तरीके से नहीं हो सकता। ये बात कहीं समझाई गई है। और अगर जिसका जिक्र अभी हुआ कि होम मिनिस्टर मिलने गए थे चीफ मिनिस्टर को, तो उद्धव ठाकरे ने बाकायदा प्रेस रिलीज निकाला कि नहीं, हम होम मिनिस्टर से नाराज नहीं है और हम एक साथ मिलकर ही काम कर रहे हैं। चलिए, तो जी, ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा, और देखिए मजेदार कि शिवसेना की हसरत की फोन टैपिंग मामले में देवेंद्र फडणवीस को कम से कम थाने तो तलब कर लिया जाए, लेकिन डिपार्टमेंट एनसीपी के पास। सुधीर साहब, आपके पास आते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि इतने सियासत में ये कहा जाता है कि तमाम दुश्मनी के बावजूद जो खेमा है उसमें एक रास्ता दूत के आने के लिए छोड़ा जाता है। लश्कर में ये गुंजाइश रहती है हमेशा से। क्या अभी भी जो शिवसेना का शीर्ष परिवार है, यानी कि ठाकरे परिवार, उसके और बीजेपी के बीच, चाहे वो सेंट्रल लीडरशिप हो या स्टेट की लीडरशिप हो, चाहे वो नितिन गडकरी के थ्रू हो या किसी और के थ्रू, क्या कोई कम्युनिकेशन की लाइन खुली हुई है? कुछ इस तरह की चर्चा है? नहीं, मुझे नहीं लगता। जैसे आप देखेंगे तो कुछ दिन पहले उद्धव ठाकरे ने कुछ कहा था, पब्लिक स्टेटमेंट दिया है कि 30 साल हमने बीजेपी के साथ अलायंस करके हमने टाइम वेस्ट किया। वो मराठी में शब्द कहते हैं कि सडली, आमची युती सडली, हमने पूरा स्पॉइल किया, हमारा जो टाइम था वो स्पॉइल किया। ये पहला स्टेटमेंट।
दूसरा स्टेटमेंट ये है कि उद्धव ठाकरे ने क्लियर कर दिया कि जैसे जो अलायंस पार्टनर उनके कांग्रेस है, एनसीपी, उनको क्लियर कर दिया है कि भाई हम बीजेपी के साथ में नहीं जा सकते, कि हमको पता है इनके साथ में जाएंगे तो कैसे दूसरे जो छोटी छोटी पार्टीज रहते हैं कैसे वो छोटी छोटी पार्टी को एब्सॉर्ब कर लेते हैं, वैसे हमारी भी हालत हो जाएगी। इसलिए जो हम है अभी, हम तो सेपरेट रहेंगे तभी हम बच पाएंगे, लेकिन फाइट मुश्किल है, रास्ता बहुत मुश्किल का है, इसलिए ये मुश्किल का रास्ता भी है, लेकिन उसमें हम सर्वाइव हो पाएंगे। लेकिन हम बीजेपी के साथ में जाएंगे तो वहां पे सर्वाइव होने के चांसेस काफी कम है। आज शिवसेना है, कल शिवसेना रहेगी भी नहीं। जैसे 2017 में अपन ने देखा है, उस टाइम पे बीजेपी बीएमसी इलेक्शन में शिवसेना और बीजेपी के कांटे की टक्कर हो गई थी, और बीजेपी काफी मेरे ख्याल से 5-6 सीट से सेना से पीछे थी। उस बार में और जोर लगा देती तो मेरे ख्याल से 2017 में ही बीजेपी का महापौर बन जाता मुंबई में। तो इसलिए सेना को पता है कि सेना का जो सोल है, जो आत्मा है, वो बीएमसी है, तो वहां पे बीजेपी बहुत पूरी तरीके से ताकत लगा रही है। 2017 में भी लगाया था, और 2022 में तो एक मुझे लगता है एक बहुत बड़ा महाभारत और रामायण जैसा युद्ध होगा मुंबई में, जैसे हैदराबाद में अपन ने देखा था। वहां पे एक बड़ा पैमाने पे कॉर्पोरेशन के इलेक्शन, सब मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर से लेके सब जो उनके कार्यकर्ता है, लीडर है, वो आए थे। वैसे मुंबई में वो देखा जाएगा अभी कुछ महीने बाद में वो इलेक्शन से, वहां पे वो बड़ा महायुद्ध होने वाला है, उसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। दूसरी बात है कि सेना ने एक क्लियर कर दिया कि हम बीजेपी के साथ में अभी जा नहीं सकते, कि जाने के बाद में कुछ प्रॉब्लम है, पार्टी रह नहीं पाएगी, इसलिए उनको साथ में जाना होगा, कांग्रेस और एनसीपी के साथ में जाना होगा। अभी जैसे साहिल ने जो जिक्र किया था कि जो सुर निकल के आ रहे, जो एंटी गवर्नमेंट जो सुर निकल के आ रहे शिवसेना के कुछ लोगों में, अभी कैसा है 2000 जो आने वाला इलेक्शन 24 के बाद में, लोकसभा के बाद में जो इलेक्शन होगा, वहां पे 3 पार्टी की जो सरकार है, तीनों पक्ष साथ में इलेक्शन तो नहीं लड़ सकते, कि 288 टोटल सीट से, और तीनों साथ में लड़ेंगे तो किसी को कुछ मिलेगा नहीं। अभी थोड़ा भी 30% पावर है 3 पार्टी को में जो डिवाइड हुआ है 30%, इसमें ही बहुत धांधली हो रही है, उसमें ही काफी डिफरेंसेस उभर के आ रहे, इसलिए वो अलायंस होगा नहीं। मुझे ऐसे लगता है, मेरा जो अनुमान है, मेरे अनुमान के हिसाब से ज्यादा अलायंस होगा एनसीपी का और शिवसेना का, जो रीजनल पार्टी है, दोनों रीजनल पार्टी, तो दोनों रीजनल पार्टी का अलायंस होगा, और कांग्रेस को सेपरेट इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। इसलिए जहां पे कांग्रेस का, जहां पे एनसीपी का उम्मीदवार है, उस जगह पे ज्यादा, जैसे कोंकण के जो अभी हेवी मिनिस्टर थे गीते, उन्होंने सुर बदल दिया है कि सरकार के अगेंस्ट में सुर आ रही, उनको पता है अभी वहां पे जो सिटिंग एमपी है वो एनसीपी से बिलोंग करता है, सुनील तटकरे, वहां पे तो उनको अलायंस को टिकट मिलने वाला नहीं है, इसलिए वो बीजेपी की तरफ जाने का प्रयास करे, और वैसे वो एक एटमोस्फेयर बना रहे कि ये अलायंस ठीक नहीं है, ये अलायंस ज्यादा दिन चलेगी नहीं, इसलिए वो अपना एक माहौल बना के अपना एक सीट के लिए एक एटमोस्फेयर बना रहे, और बाद में वो बीजेपी के साथ जुड़ सकते हैं। इसी तरह से जहां जो पॉसिबिलिटीज नहीं है जो उम्मीदवार को, वो उम्मीदवार अपने अपनी तरीके से एक एटमोस्फेयर माहौल बना के वो बीजेपी के साथ में जा सकते हैं, लेकिन इससे सरकार को कुछ नुकसान नहीं है। लेकिन आज पार्टी शिवसेना को नुकसान हो सकता है, जो कैडर उन्होंने साथ में रखना चाहिए, जैसे कन्विंसिंग होना चाहिए, जैसे बाल ठाकरे जो कुछ लफ्ज बोलते तो आखिरी शिवसैनिक तक जाता था, वो कन्विंस होता था। मेरे ख्याल से उद्धव ठाकरे कोविड की वजह से और उनकी कुछ हेल्थ की वजह से ज्यादा लोगों में आ नहीं रहे, और उसका जो कम्युनिकेशन गैप है, उस कम्युनिकेशन गैप के रिजल्ट के तौर पे एक दरी बढ़ रही है, एक डिवाइड हो रहा है, एक दो पार्टी कार्यकर्ता, लीडर और एक मेन लीडर, उनके दोनों में काफी गैप हो रहा है, वो गैप ब्रिज होना चाहिए। इसलिए उद्धव ठाकरे को कॉन्शियसली एफर्ट लेना बहुत जरूरी है। जब एफर्ट लेंगे तब ये ब्रिज होगा, नहीं तो सेना को ज्यादा नुकसान होने के चांसेस है, और बीजेपी वही चाहते हैं। अभी उनमें एक दरार तैयार किया जाए, वो दरार में अपन जितना ज्यादा भून सकते हैं वो भुना जाए, वो बीजेपी प्रयास करे। और मेरे ख्याल से बीजेपी धीरे धीरे वो अपना मेंटल प्रिपेयरनेस भी करे। अभी 2.5 साल हो गए, सरकार को गिरा नहीं पा रहे, अभी अपोजिशन में स्ट्रांग अपोजिशन का रोल प्ले करना है, और 2024 की तैयारी उन्होंने, जैसे अभी 12 लोगों का मीटिंग हुआ कुछ दिन पहले, उन्हें डिसाइड किया कि 2024 में बीजेपी अकेले लड़ेगी और पूरे सीट जीत के आएगी। बीजेपी एक तरफ से तैयार हो रही है, एनसीपी तैयार है, मेंटली प्रिपेयर्ड है, लेकिन सेना जिस तरीके से तैयार होना चाहिए, वहां पे वो लैकअप जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है वो गवर्नमेंट में भी दिख रहा है, और पार्टी लीडरशिप जो अध्यक्ष उद्धव ठाकरे बीमार होने की वजह से, वो कम्युनिकेशन गैप के होने की वजह से एक आखिरी सवाल है जिस पर आप दोनों विद्वान पत्रकारों की टिप्पणी चाहूंगा।
कहाँ है अजीत पवार और क्या कर रहे हैं? नवाब मलिक मसले पर तो उन्होंने कह दिया कि शांति बनाए रखिए। इसी पर आने वाला था जी, मैं एक्चुअली इसी पर आने वाला था, मतलब मुंह की बात छीन ली, ऐसा कहते हैं ना, वैसे हो गया जी। नहीं, देखो ऐसा है, बीजेपी की स्ट्रेटेजी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप देखो तो 2009 के बाद में 2014 तक इस राज्य में जो भी कुछ गलत हो रहा था उसके लिए अजित पवार जिम्मेदार थे। विपक्ष के नजर से देकर वो पूरी तरीके से सरकार के विलन थे, सरकार का फेस बने थे, कि जिसमें अजित पवार विलन है। जो भी सरकार गलत कर रही है, भ्रष्टाचार हो, सिंचन का मामला हो या बाकी सारी चीजें हो, अजित पवार उसके फेस बने हुए थे। इस बार बीजेपी को नजर आ गया है कि अजित पवार को टारगेट करके कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है। बीजेपी को समझ में आ गया कि अगर इस सरकार को बदनाम करना है तो ठाकरे को टारगेट करना होगा। और इसीलिए अगर आप देखो तो किरीट सोमैया से लेकर बाकी सारे नेता धीरे धीरे, मतलब शुरुआत में देवेंद्र फडणवीस उद्धव ठाकरे के बारे में वैयक्तिक टिप्पणी करने से बचते थे, ठाकरे परिवार पर कुछ टिप्पणी करने से बचते थे। इसके लिए क्या हो रहा था कि नारायण राणे उन पर बात करते थे, नीतीश राणे उन पर बात करते थे, किरीट सोमैया उन पर बात करते थे, आशीष शेलार उन पर बात कर रहे थे। लेकिन वो बातों की एक्शन तब शुरू हुई जब ईडी ने श्रीधर पाटणकर, जो उद्धव ठाकरे के ब्रदर इन लॉ है, उनसे जुड़े हुए फ्लैट्स जब्त किए। उसके बाद ये बात साफ हो गई कि अब कोई भी अनटचेबल नहीं है एक्शन से। आप ठाकरे हो, आप कोई भी हो, पवार तो अनटचेबल थे ही नहीं। शरद पवार और पवार परिवार पर पहले से ही एक्शन शुरू हो गई थी, लेकिन ठाकरे पर इसके पहले इस तरीके से कभी कोई एक्शन नहीं हुआ था। ठाकरे को इससे पहले इस तरीके से टारगेट भी नहीं किया गया था। पॉलिटिकल टारगेट अलग बात होती है, लेकिन एजेंसीज के जरिए या पूछताछ में, आरोपों में, भ्रष्टाचार के आरोपों में ठाकरे परिवार पर कभी लगाए नहीं गए थे। ना कभी शरद पवार ने लगाए थे, ना कभी कांग्रेस ने लगाए थे, ना बीजेपी का तो सवाल ही नहीं उठता था। लेकिन अब बीजेपी ने तय किया है कि अगर आरोप किसी पर करना है तो वो ठाकरे परिवार पर करना पड़ेगा। इस तरीके से आरोप करना है कि हो सकता है कि उद्धव ठाकरे या आदित्य ठाकरे या जिनका सरनेम ठाकरे, उन पर कभी कोई एक्शन ना हो, ना कभी उनको नोटिस भी भेजी जाए, लेकिन आरोप इस तरीके से होंगे कि जिसके वजह से ठाकरे परिवार कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त है। जो मदर ब्रांड है उसको चोट पहुंचाई जाए, जी, उसको डैमेज करे, उसकी तैयारी चल रही है। इसके लिए अजित पवार पर कोई आरोप नहीं लग रहे। अजित पवार पर आरोप करके कोई फायदा नहीं है, ये बात बीजेपी को समझ में आ गया है। इस बार अगर किसी पर आरोप करना है तो ठाकरे पर करना पड़ेगा। तो वो एक तो उन्होंने अपना रुख चेंज कर लिया। रही बात अजित पवार की, अजित पवार पहले ही अलग अलग आरोपों में इतने घिर चुके हैं, और अजित पवार पर आरोप करने का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है पता है? कि हर बार कोई याद दिला देता है कि भाई आप 3 दिन भूल गए 2019 के, जब आप उनके साथ में बैठे हुए थे। कभी कभार तो उद्धव ठाकरे खुद उनको याद दिला देते हैं कि भाई आज जिस अनिल देशमुख पर आप आरोप लगा रहे हो, कल अगर अजित पवार के साथ आपकी सरकार टिक जाती तो वही अनिल देशमुख आपके मंत्रिमंडल में मंत्री होते। जी बिल्कुल, ये बात उनको याद दिलाई जाती है। तो इसके लिए वो थोड़ा सा उनके लिए सहज नहीं है उन पर आरोप करना, तो इसके लिए उनको छोड़ दिया है। फिलहाल जो भी आरोप है वो उद्धव ठाकरे पर किया जा रहा है, या फिर ऐसे लोग कि जो सीधे सीधे बीजेपी पर प्रभाव करते हैं या उन पर प्रहार करते हैं, उनको टारगेट किया जाता है। इसके लिए एनसीपी में जो अजित पवार का गुट माना जाता है, धनंजय मुंडे, उन पर आरोप हुए तब भी बीजेपी चुप रही। धनंजय मुंडे भी कभी बीजेपी पर एक लिमिट के आगे आरोप नहीं लगाते हैं। अजित पवार, छगन भुजबल भी थोड़े बहुत पैमाने पर शांत रहते हैं, मेलो डाउन हो गए पहले के मुकाबले, जी थोड़े से मेलो डाउन हो गए। तो ये इसीलिए देखने को मिल रहा है। और शिवसेना अब पूरी तरीके से टारगेट होगी बीजेपी की। एक कैडर को भी मैसेज जाता है कि कोई रिश्ता नहीं होगा हमारा, किसी भी तरीके से कोई गठबंधन नहीं होगा। ये बात भी क्लियर हो जाती है कैडर को बीजेपी की। इसके लिए चल समय की कमी है, 2 सवालों पर क्विक टिप्पणी चाहूंगा। सुधीर जी पहले आपके पास आऊंगा। बीच में ये बात चल रही थी कि महाराष्ट्र भाजपा में भी सब कुछ ठीक नहीं है, एक खेमा है जो लगातार देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ लामबंद हो रहा है, इस तरह की बात चल रही थी। क्या आपको लग रहा है कि फिलहाल आला कमान ने मान लिया है, पूरा आशीर्वाद देवेंद्र फडणवीस को दिया है, वही नेता नंबर 1 है, वही जब भी भाजपा सत्ता में दावेदारी करेगी, वापसी का दावा करेगी, वही चेहरा होंगे, उन्हीं का नेतृत्व होगा? अभी इसको लेके सारा संशय खत्म हो गया है, या बीजेपी भी अपने सब विकल्पों को खुला रख रही है, फिर चाहे वो आशीष शेलार सरीखे मुंबई ब्रांड नेता हों, या संगठन से आने वाले नेता हों, या पिछले समाज से आने वाले नेता हों? क्या दिख रहा है अभी देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी महाराष्ट्र की? देखो, एक आपने काफी इंटरेस्टिंग सवाल पूछा। ये बहुत ही ट्रिकी सवाल है मेरे ख्याल से।
इसमें दो तीन चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है देवेंद्र फडणवीस के मामले में। देखो, देवेंद्र फडणवीस एक ऐसे शख्स है जो विरोधी पक्ष नेता है और सीएम रह चुके हैं। वो बीजेपी के लिए एक ग्लूइंग फैक्टर है जो कंसोलिडेट करता है बीजेपी को, लेकिन वही एक ऐसा फैक्टर है जो अपोजिशन को भी कंसोलिडेट करता है। रिवर्स पोलराइजेशन बोलते हैं ना, उनके वजह से बाकी लोगों को भी पता है कि देवेंद्र फडणवीस सीएम बन जाएंगे तो अपना कुछ नहीं होगा, अपने को प्रॉब्लम तैयार होगा। Why are they so scared of देवेंद्र फडणवीस? हाँ, because they have seen the 5 years of देवेंद्र फडणवीस, how he rule। जैसे ऊपर बोलते मोदी जी है, नरेंद्र जी है और नीचे देवेंद्र जी है। दिल्ली में नरेंद्र, महाराष्ट्र में देवेंद्र, तो उन्होंने देवेंद्र का रूल देख लिया है कि देवेंद्र कैसे तरीके से, पहली बार ऐसा हुआ था वेस्टर्न महाराष्ट्र जो कोऑपरेटिव सेक्टर है, उन्होंने बीजेपी की गवर्नमेंट थी, पीछे भी 1995 में गवर्नमेंट थी सेना बीजेपी की, लेकिन वो कोऑपरेटिव सेक्टर में किसी ने इंट्रोड नहीं किया था। लेकिन पहली बार देवेंद्र फडणवीस जैसे जिस स्मार्ट तरीके से सेंटर का जो कुछ उनका जो हेल्प है और जो कुछ उनका जो राजनीतिक अनुभव है अभी भी, वो अनुभव की वजह से उन्होंने वेस्टर्न महाराष्ट्र इतनी अच्छी तरह से इंट्रोड किया था। तो जहां जहां एनसीपी का जो स्ट्रांग होल्ड था वहां पे एनसीपी लोकसभा में हार चुकी है, विधानसभा में हार चुकी है। इसलिए देवेंद्र फडणवीस ऐसे शख्स है जो शरद पवार के बाद बोलते हैं कि एक बड़ा लीडर एज ए लीडर उभर सकते हैं, वो लीडर है। इसलिए सब डरे हुए कि देवेंद्र फडणवीस कंटिन्यू रहेंगे तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। एक डर बहुत ही शिवसेना में भी है, कांग्रेस में भी है और एनसीपी में है, सबसे बड़ी बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ऐसे कि जैसे बीजेपी में कुछ ठीक नहीं चल रहा था देवेंद्र फडणवीस के लिए, ये बात सही है आपकी कि बीजेपी में ठीक नहीं चल रहा था, इसलिए आशीष शेलार को बताया गया था कि आप भी महाराष्ट्र का दौरा कीजिए। तो आशीष शेलार, ही इज नॉट एनी नेशनल लीडर और स्टेट जैसे प्रेसिडेंट नहीं थे, तभी उन्होंने महाराष्ट्र के जो अलग अलग रीजन से, जैसे खानदेश हो, विदर्भ हो, मराठवाड़ा, कोंकण, हर रीजन में जाके लोगों को मिल रहे थे। और दूसरी बात, जैसे मेरे ख्याल से जो दिल्ली के हाई कमांड है बीजेपी की, उनको ही पता चला है कि देवेंद्र फडणवीस कंटिन्यूस रहने की वजह से भी एक फायदा भी है और ज्यादा नुकसान भी है। क्योंकि तुम देखा जाए महाराष्ट्र के जो लोग हैं, महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो हमेशा प्रोग्रेसिव, शाहू फुले अंबेडकर उनके विचारधारा के ऊपर रही है। देवेंद्र फडणवीस एज ए हिंदुत्व, एज अ ब्राह्मीण, इसलिए बहुजन कंसोलिडेट हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने यहाँ की जो मेजर कास्ट है मराठा, वो नाराज न हो, इसलिए उन्होंने विनोद तावड़े को सेंटर में जनरल सेक्रेटरी के नाम पे एक बड़ा अच्छा पोस्ट दिया, उनका एक थोड़ा पैसे में करना इसलिए। दूसरी इंपॉर्टेंट, आशीष शेलार को बताया कि आप भी महाराष्ट्र का दौरा कीजिए। इस बार पहली बार मैंने सदन में देखा कि एक अच्छे तरह से कोऑर्डिनेशन अमंग द बीजेपी लीडर्स थे, नहीं तो आशीष शेलार पीछे बैठते थे, बाकी लोग पीछे थे। इस बार आशीष शेलार लीड कर रहे थे। ये काफी अचंबा करने वाली चीज है कि बीजेपी को बताया गया है ऊपर से कि नीचे के लोग को भी थोड़ा कोऑर्डिनेशन कीजिए, आपस में गुटबाजी में मत बांटिए, नहीं तो पार्टी को नुकसान होगा। इसलिए इस बार अच्छा कोऑर्डिनेशन बीजेपी में था, उसका फायदा भी उनको एक नैरेटिव बनाने में हुआ। इसलिए देवेंद्र फडणवीस है, उसका फायदा भी है, उनका नुकसान भी है। अच्छा, जी साहिल जी बोलिए। नहीं, देखिए, बीजेपी ने कांग्रेस जैसी राजनीति नहीं की महाराष्ट्र में। कांग्रेस में क्या होता है कि एक समय पे दिल्ली अलग अलग लोगों को ताकत देती है, ताकि अगर कभी विलासराव देशमुख अगर बड़े बन जाए तो सुशील कुमार शिंदे तैयार रहने चाहिए, वो अगर बड़े बन जाए तो अशोक चौहान तैयार रहने चाहिए। तो ये खेल वहां पर काफी चलता था। बीजेपी ने 2019 के हार के बाद भी एक बात बड़ी क्लियर की है कि देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता बनेंगे। विनोद तावड़े को उन्होंने केंद्र में जगह दी। आशीष शेलार को कहा गया कि भाई आप देवेंद्र फडणवीस का नेतृत्व तो आपको मानना पड़ेगा, भाई जो भी कोई है, जो भी फैसला सही गलत जो भी होगा वो देवेंद्र फडणवीस ही लेंगे। उसका एक सबसे बड़ा कारण जिसका उदाहरण मैंने शुरुआत में दिया था और वही बात मैं दोबारा यहाँ पर लेके आना चाहता हूँ कि अगर आपको अपने बलबूते पर सरकार लानी है तो जो मौजूदा स्थिति है, जो चारों पार्टियां, महाराष्ट्र की राजनीति की प्रमुख चारों पार्टियां, ये स्टेबल हो गई है। उनका वोट शेयर एक तरीके से स्टेबल हो गया है, उसमें बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता नहीं। तो अगर उसमें आपको बदलाव लाना है तो आपको कोई ऐसा नेता लाना पड़ेगा कि जो डिसरप्टर हो, जिसके किसी के साथ पॉलिटिकल इक्वेशंस ना बने हो। और वो नेता हाल फिलहाल की राजनीति में बीजेपी को लगता है, खास करके मोदी को लगता है कि वो देवेंद्र फडणवीस ही हो सकते हैं। अच्छा साहिल जी, एक चीज ये भी हो सकती है क्या कि इससे एक निशाना और सध रहा है कि देवेंद्र फडणवीस के बहाने नितिन गडकरी को भी चेक में रखा जा सकता है। दोनों नागपुर से आते हैं, दोनों ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, दोनों संघप्रिय हैं, और ये तो सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी कैबिनेट में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बाद सबसे ज्यादा स्वायत्तता के साथ जो काम करते हैं और
जिन पर संघ का सीधा आशीर्वाद है वो नितिन गडकरी ही हैं। तो टू कीप नितिन गडकरी इन चेक, इज दैट ट्रू? नहीं, हो सकता है, ये बात मैं नकारता नहीं हूं, और मतलब मैं मानता हूं कि हो सकता है कि ये बात भी हो, लेकिन मुझे खास करके ये लगता है कि वो डिस्ट्रप्टर है। उनका किसी भी राजनीति के नेता के साथ, जैसे ठाकरे पवार का आपस का रिश्ता बहुत अच्छा था, दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ लड़ती रही, लेकिन आपसी रिश्ता उनका अच्छा था। हाँ, वो सुप्रिया सुले ने कहा भी। नितिन गडकरी का अजीत पवार के साथ अच्छा रिश्ता था, भले वो नेता विपक्ष यहाँ पर रहे फिर भी, लेकिन आरोप जरूर लगाते थे लेकिन रिश्ता अच्छा था। नारायण राणे का कांग्रेस के लोगों के साथ रिश्ता अच्छा था। तो ये जो मिलीभगत थी ना, उसको तोड़ने का काम कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं, और इसीलिए बीजेपी की सारी दारोमदार, केंद्र के बीजेपी की सारी दारोमदार देवेंद्र फडणवीस पर है। दूसरी बात यह है, बीजेपी का वोट शेयर, उनका बेस्ट ऑफ द परफॉर्मेंस जो 2014 में था, जब उनको सबसे बड़ा मौका था सत्ता में आने का, तब 27% तक पहुंचा। 2019 में वो कम होते हुए 25% तक आया है, यानी 2% का फर्क पड़ा है। अगर बीजेपी को खुद के नहीं साहिल जी उसमें हमें ये ध्यान रखना होगा कि वोट परसेंटेज घटने में कि नंबर ऑफ सीट्स का कंटेंट। हाँ, वो ठीक है, वो बात सही है, उसमें कोई गलत नहीं है। पकड़ के चलिए कि 27% ही रहा उनका वोट शेयर, ये पकड़ के चलते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर बीजेपी को खुद के बलबूते सत्ता पे लाना है, यानी 144 मिनिमम सीटें जीतकर लानी है महाराष्ट्र में, तो उनको 30% से ज्यादा वोट शेयर लगेगा। और ये 3% का स्विंग जो है ना, ये बहुत मुश्किल है महाराष्ट्र में। और इसकी कोशिश अगर कौन कर सकता है, किसके नाम पर वो 3% वोट शेयर इधर से वहां हो, एक ऐसा नेता जिसकी व्यक्तिगत छवि अच्छी हो, जो बाकी छवि अच्छी हो, वो बाहर से दूसरे लोगों को अपने पार्टी में खींच के ला सके, जिसमें उसकी व्यक्तिगत इच्छा बीच में नहीं आए। तो उनके लिए देवेंद्र फडणवीस ही अकेला है जिसके पीठ पर वो बैठ के ये सब चीजें कर सकते हैं। और ये 3% का डिफरेंस इतना आसान नहीं रहेगा बीजेपी के लिए अपने बलबूते पे सत्ता। टाइम की कमी है। मैं बस लास्ट एक मिनट मैं सुधीर जी आप पे आ रहा हूं, बस मैं लास्ट सवाल बोल दूं, उसके बाद आप लोग क्लोजिंग रिमार्क दीजिएगा। सत्ता में कोई आता है तो समझदारी ये मानी जाती है कि जिसकी वजह से सत्ता में आए, यानी कि संगठन, उसको मजबूत किया जाए ताकि दावेदारी दुरुस्त रहे। बड़ा हल्ला मचा, पहली दफा कोई ठाकरे मुख्यमंत्री बन रहा है। इससे पहले रिमोट कंट्रोल से ही खुश रहते थे, ये बात कही गई। तो क्या उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने के बाद शिवसेना ने पूरे महाराष्ट्र में अपने संगठन के विस्तार, मजबूती, टैलेंट स्पॉटिंग, नए सोशल ग्रुप्स को जोड़ना और सरकारी स्कीम के जरिए अपने साथ नए समर्थकों को जोड़ना, क्या वो ये कर पाए हैं या वो सरकार चलाने में ही खर्च हो रहे हैं? ये मेरा आखिरी सवाल है। कि आपका आखिरी सवाल का आंसर देने के पहले मैं जो देवेंद्र फडणवीस को चल रहा था, एक मिनट में उसका एक थोड़ा आंसर दे सकता हूं। जैसे लोकल बॉडीज के इलेक्शंस महाराष्ट्र में हुए थे, तो वहां पे कांग्रेस, विदर्भा में पर्टिकुलरली, विदर्भा जहां पे बीजेपी का गढ़ माना जाता था, पहले कांग्रेस का गढ़ था, वहां पे कांग्रेस एक नंबर 1 पार्टी उभरी वहां पे, इमर्ज एज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन विदर्भा रीजन। तो उसके बाद में एक बीजेपी में ऐसे चर्चा शुरू हो गई थी कि लीडर ऑफ अपोजिशन बदला जा सकता है। वहां पे आशीष शेलार और दूसरे 2-3 लोगों का नाम आना शुरू हो गया था। तो उस बात में मैंने कुछ लोगों से इंक्वायरी किया कि क्या ऐसा हो रहा है, लेकिन दिल्ली हाईकमांड जो बीजेपी का है, जो नंबर 1 और नंबर 2 ने उनको जब नंबर 1 को बताया कि ऐसी सी बात है, ग्राउंड लेवल पे कुछ लोग साथ में नहीं है बीजेपी के, तो लीडरशिप चेंज होना चाहिए, कुछ मराठा और बहुजन लीडरशिप लाना चाहिए, तभी भी पार्टी आगे जा सकती। लेकिन नंबर 1 ने ऐसे बताया कि अपने को देवेंद्र फडणवीस को संभालना है, रिजल्ट मत देखिए, उसको संभालना है और उसको ही ताकत देनी है। तो उसके बाद में वो चर्चा बंद हुई कि लीडरशिप चेंज की महाराष्ट्र के एलओपी की। ये उसका मैं जवाब देना चाहता था। दूसरी बात, जैसे आपने बताया कि शिवसेना पावर में है, तो संगठन के ऊपर ध्यान दे रही क्या? मुझे लगता है कि शिवसेना संगठन के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, और पहले भी नहीं देती थी। बाला साहेब ठाकरे के एक अलग तरीके का करिश्मा था। वो जाते थे अपने स्पीच में, जो फायरी स्पीच रहती थी, उस स्पीच में लोगों को, चलते हुए आदमी को एक इन्फ्लुएंस करते थे और वोटिंग में ट्रांसफर कर देते थे। शिवसेना का संगठन है, लेकिन वो अर्बन एरिया में ज्यादा स्ट्रांग है, जैसे मुंबई हो, एमएमआर रीजन हो, जैसे थाने हो, न्यू बॉम्बे हो, वहां पे वो स्ट्रांग है। लेकिन रूरल एरिया में इतना स्ट्रांग नहीं। रूरल एरिया में उनके लीडर स्ट्रांग है, जो इलाके से जो लीडर्स आते हैं वो स्ट्रांग है। इसलिए शिवसेना को मेरे ख्याल से अभी जिस तरीके से फाइट उभर आ रही है, उस फाइट को देखते हुए उन्होंने अपना संगठन स्ट्रांग
बनाना चाहिए। जो भी कुछ डिसीजन गवर्नमेंट ले रही, जैसे फार्मर लोन वे ऑफ किया, कुछ ईवी जैसे इन्वायरमेंट के रिलेटेड काफी अच्छे डिसीजन लिए, वो सरकार तक पहुंच नहीं रही है। जैसे वाइन का डिसीजन था, वो निगेटिव डिसीजन लोगों तक पहुंचा, उसका निगेटिव असर लोगों में दिखाई दे रहा है कि जो लोकल ग्रोसरी स्टोर है वहां पे वाइन मिलेगा, लिकर मिलेगा। इससे रॉन्ग परसेप्शन स्प्रेड हो चुका है, उसको टैकल करना शिवसेना के लिए मेरे ख्याल से बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, एनसीपी कांग्रेस के लिए इतना नहीं है। ठीक है। साहिल जी, योर क्लोजिंग रिमार्क, वी हैव लास्ट 2 मिनट्स। खास करके शिवसेना पे, शिवसेना की स्थिति कैसे हो गई है, तो जो किंग अलेक्जेंडर जब भारत पर हमला करने आए थे, तब वो एक योगी के पास गए और योगी ने उनके सामने एक चीज फेंकी और कहा कि बैठो इस पे। वो एक जगह बैठते थे तो पीछे से ऊपर आ जाता था, पीछे से सीधा करने की कोशिश करते तो आगे से ऊपर आ रही थी, जो दरी फेंकी थी उनके सामने। शिवसेना का स्थिति थोड़ा बहुत ना उस तरीके से हो गया है कि उनकी कोशिश, आज तक उन्होंने इस तरीके की राजनीति नहीं की थी कभी कि एक के साथ चुनाव लड़ो, फिर उसको हटाओ, दूसरे के साथ जाके सत्ता बनाओ, और वो सारी चीजें जो आमतौर पर कांग्रेस, एनसीपी या उस तरीके की पार्टियां, इवन बीजेपी, ये सब चीजें बड़ी शातिर तरीके से कर लेती है। वो उद्धव ठाकरे की राजनीति कभी रही नहीं, लेकिन इस बार उन्होंने वो कोशिश करके देख ली। उनको समझ में आ गया था कि किसी न किसी तरीके से सत्ता में आना है, तो बीजेपी हमें कभी सत्ता में नहीं लाने देगी। लेकिन ये करते समय उनका एक गोल्डन रूल जो था ठाकरे सरनेम का, कि हम तो सत्ता में नहीं जाएंगे, हम लोगों को हमेशा ये कहते रहेंगे कि देखिए मुझे तो कोई सत्ता का मोह नहीं है, मैं तो आपके लिए हूं, मेरे पास मौका आया फिर भी मैंने दूसरे को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन उद्धव ठाकरे को ये समझ में आ गया था कि ये सरकार नहीं बनेगी अगर वो खुद मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, कोई मानेगा नहीं, किसी और को मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं माना जाएगा शिवसेना। तो ऐसे में सत्ता में आने के बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज होते हैं उसपे वो इतने मतलब गड़बड़ा गए हैं, उसको समझने में इतने गड़बड़ा गए हैं कि उन्हें पार्टी के लिए अलग से, संगठन के लिए टाइम निकालना बड़ा मुश्किल हो गया। बाला साहब ठाकरे का अपने करिश्मा पर बहुत चल जाता था, वो एक आध रैली ले लेते थे तब भी उनका काम चल जाता था। और दूसरी बात यह है कि शिवसेना एज अ पार्टी एक सेटिस्फाइड पार्टी के तौर पर काम करती है। उनका डीएमके या ममता बनर्जी या तेलुगु देशम या फिर जगन मोहन रेड्डी, उनके जैसा ऐसा कोई ये नहीं है कि भाई बहुत प्रचार करेंगे, हर जगह जाएंगे, अपने बलबूते पर सत्ता लाएंगे। साहिल जी, एक मुश्किल ये भी तो है कि जो उनके कोर इश्यूज हैं, उन कोर इश्यूज पे वो चलेंगे तो उनका कांग्रेस एनसीपी से टकराव होगा, जो संगठन के तौर पे जिन मुद्दों को वो उठाते रहे हैं। ऐसा है, मुद्दा क्या है कि जहां पर आपका गढ़ है उसको तो बचाइए। जैसे कोंकण में आज की स्थिति में शिवसेना के सामने चैलेंज खड़ा हो गया है, वहां पर नारायण राणे बीजेपी में चले आए हैं। जो अर्बन एरिया की बात की सुधीर ने, कि जहां पर शिवसेना का गढ़ हुआ करता था, आज की स्थिति में मुंबई और एमएमआर रीजन की डेमोग्राफी बदल गई है। बीजेपी आज की स्थिति में उतनी ही स्ट्रांग हो गई है। 2014 में बीजेपी मुंबई में नंबर 1 की पार्टी के तौर पर उभर कर आई थी विधानसभा चुनाव में, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है बीजेपी शिवसेना के सामने। ऐसे में अपना जो कोर वोटर है उसको बचाए, अपना कोर इलाका है उसको बचाए, उसकी कोशिश उनको करनी पड़ेगी, अदरवाइज बहुत मुश्किल रहेगा। चलिए, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। काफी अरसे बाद चर्चा हुई महाराष्ट्र पर, लेकिन तसल्ली से चर्चा हुई। थैंक यू सो मच।